Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Danish Sabussi when I teach business. This is, as you can see, how to attempt AS Business Paper 2. So ये जो लेक्चर है इसमें मैं आप लोगों के साथ पेपर 2 की जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उसके बारे में बात करूँगा एंड आई विल बी फोकसिंग मोर के व्हाट टू राइट एंड हाउ टू राइट एंड देन इंशाल्लाह एक आध दिन के अंदर मतलब फॉलोइंग डेज के अंदर कुछ पेपर्स जो होंगे वो भी आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे जिसमें मैं उसकी और डिस्कशंस करता हूँ कैसे रीड करना है सो फॉर सो सबसे इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ इन टर्म्स ऑफ पेपर 2 ये है कि हमारा जो पेपर नंबर 2 जो है वो कुछ एलिमेंट्स को जहन में रखना चाहिए उसको अटेम्प्ट करने से पहले अदरवाइज अच्छा खासा पेपर करने के बाद जो है वो आप उसको स्कोर नहीं कर पाते। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ें हैं जिनको मैं कम से कम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता हूँ वो आपके पास 3 चीज़ें। ठीक है, एक तो आंसर क्वालिटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आंसर क्वालिटी कब आती है ये जरा हमने बात करनी है कि आंसर क्वालिटी किस तरह से डेवलप की जा सकती है। नंबर 2 टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, ये दो चीजें हैं जिनको आपने अपने जहन में रखना है कि अगर आपका पेपर जो है वो एक अच्छा आप स्कोर करना चाह रहे हैं अपने पेपर 2 के अंदर, सो आपको आंसर क्वालिटी के ऊपर और टाइम मैनेजमेंट पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। और ये चीज जहन में रखना है आप लोगों ने कि जब कभी भी आप अपने आंसर्स को स्ट्रक्चर कर रहे हों या लिख रहे हों उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास टाइम फैक्टर प्लेज अ वाइटल रोल, क्योंकि एट टाइम्स जब आप अच्छा आंसर लिख रहे होते हैं तो इट मे टेक मोर टाइम, और अगर आप टाइम में आंसर लिख रहे होते हैं तो वो क्वालिटी का आंसर नहीं हो। तो इन दोनों वेरिएंट्स के दरमियान आपको अपने आंसर को मेंटेन रखना है, क्योंकि इधर वे अगर आप चले जाएंगे तो आपका स्कोर नहीं आएगा। अगर आपने टाइम पे पेपर किया लेकिन क्वालिटी का आंसर नहीं है तो नंबर्स नहीं आएंगे। आपने क्वालिटी का आंसर लिखना शुरू किया और टाइम पे पेपर नहीं हो पाया तो पूरा पेपर होगा नहीं तो मार्क्स फिर भी नहीं आते। सो इनमें से इन दोनों चीजों को आपने साथ साथ लेके चलना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तरीन चीज ये है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आंसर क्वालिटी के लिहाज से तो आंसर क्वालिटी डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन। सही है, ये एप्लीकेशन जो है ये ओरिजिनली कॉन्सेप्ट जो आता है वो है इन टर्म्स ऑफ द केस स्टडी, द डेटा रिस्पॉन्स, द कहानी, द स्टोरी। सही है, तब क्या कह सकते हैं एक तरह प्रीएम्बल किस्म की चीज जो है वो दी जाती है कि आपको एक पैसेज दिया जाता है आपको, और उसमें आपको ये चीज बताई जाती है कि यार बिजनेस का नेचर, बिजनेस का स्ट्रक्चर, बिजनेस के इश्यूज, बिजनेस के कंडीशन, बिजनेस के गुड हैपनिंग्स और बैड हैपनिंग्स और फ्यूचर प्लान्स और व्हाटसोएवर, सही है, कंसर्न्स वगैरह उसके बताए जाते हैं। सो इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड दैट पर्टिकुलर पैसेज and understand how the particular business is going through and what are the challenges the business is facing and what is the what is the vibe of the business। ठीक है ना, अब आपने जब तक उसको समझना नहीं है, आप उसको समझेंगे नहीं तो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट तरीन चीज ही मिस आउट हो जाएगी, विच इज एप्लीकेशन। और ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपकी एप्लीकेशन नहीं होगी तो आपकी जो इवैल्यूएशन है, जो इसके थ्रू जो इसको हम इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, याद रखिएगा अगर आपकी एप्लीकेशन है तो इवैल्यूएशन है, लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन नहीं है तो आपकी इवैल्यूएशन के स्कोर्स भी आपको नहीं मिलेंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है, सो रिगार्डलेस कि आपने कितना ही अच्छा इवैल्यूएट किया हो, रिगार्डलेस कितना ही अच्छा आपने हाउ एवर लिखा हो, कितना ही अच्छा आपने देयरफॉर लिखा हो, कितना ही अच्छा आपने ओपिनियन सेट किया हो, कितना ही अच्छा आपने कंक्लूजन लिखा हो, कितने अच्छे आपने अदर फैक्टर्स के बारे में आपने पॉइंट रेज किए हों, ये सारे इवैल्यूएशन के स्कोर्स होते हैं सारे। सही है, तो ये आपने जितने भी अच्छे किए हों अगर वो लिंक्ड नहीं है, अगर वो पैसेज रिलेटेड नहीं है, वो अगर वो उस बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, so you may not be able to score any mark in evaluation area। ठीक है, तो ये प्लीज जहन में रखिएगा कि in order to score better, in order to score high, you need to understand what the case study is saying, what is the situation and what are the situations and what are the concerns of the stakeholder of the business, that is the owner of the business। ठीक है, and number 2 चीज ये है कि when you are writing down your when you're referring back to your case study, ensure ये करना है कि this application का लेवल जो है इट ओपन्स द डोर ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है,
अगर आपने एप्लीकेशन का स्कोर नहीं लिया हुआ और आपने उसको इवैल्यूएट कर दिया है तो आपको कभी भी इवैल्यूएशन का स्कोर नहीं मिलेगा, भले कितनी अच्छी इवैल्यूएशन कर दें आपको इवैल्यूएशन का स्कोर नहीं मिलेगा। ठीक है, और यही वो रीजन है जब बहुत सारे बच्चे तेज काम करने की बात करते हैं, जल्दी लिखने की बात करते हैं, तो दे दे हैव द राइट पॉइंट बट दे डोंट हैव दैट एप्लीकेशन इन इट। सही है, when they have no application, instead of applying their knowledge they basically are like वो एक हवाई फायर कर रहे होते हैं और उसके अंदर उनको ऐसा लग रहा होता है दे आर राइटिंग अ लॉट। ठीक है, और वो जल्दी जल्दी में काम करते हैं, इसलिए उनको केस स्टडी समझ पढ़ने का टाइम भी नहीं होता। वन नंबर टू, केस स्टडी पढ़ भी ली तो उस तरह से डिलीजेंटली पढ़ी नहीं जाती, इतनी क्लियरली पढ़ी नहीं जाती कि आपको उसके लिहाज से समझ आ सके कि उसको कैसे अप्लाई करना है। हिंस देयर आर अ लॉट ऑफ सिचुएशंस जहां बच्चा जब पहला डेटा रिस्पॉन्स करता है, इट इज ऑब्जर्व कि जब कभी बच्चे डेटा रिस्पॉन्स करने में, हमारे पास दो डेटा रिस्पॉन्सेज आते हैं। ठीक है, तो हमें दोनों करने होते हैं। तो जब हम पहला डेटा रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं तो एट टाइम्स बच्चे मोर देन रिक्वायर्ड टाइम स्पेंड करते हैं और उसमें अच्छा स्कोर करते हैं। यानी अगर हमारे पास डेटा रिस्पॉन्सेज दो हैं तो हमारे पास जो टोटल डेटा रिस्पॉन्सेज हैं, इफ आई जस्ट राइट इट लाइक दिस, कि हमारे पास जो है वो डेटा रिस्पॉन्सेज जो हैं, सही है, एक पेपर के अंदर हमारे पास दो आते हैं। ठीक है, और उन दोनों के अंदर वी हैव नो चॉइस। ठीक है, और तीसरी चीज जो इसके अंदर हमें ज़हन में रखनी है, इट इज 1 hour and 30 minutes का पेपर। ठीक है, तो ये चीज ज़हन में रखें कि जब आपके ऐसे तीन चीजें हैं इस तरह की जिनको हमने ज़हन में रखना है कि दो डेटा रिस्पॉन्सेज हैं, कोई चॉइस नहीं है, 1/30%। अब होता यह है कि जब बच्चा डेटा रिस्पॉन्स 1 के अंदर, DR1 के अंदर जब वो ज्यादा टाइम लगाता है, बहुत अच्छा स्कोर करता है, तो ये DR1 होगा 30 मार्क्स का। ठीक है, एंड देयरफॉर आपका जो डेटा रिस्पॉन्स नंबर 2 होगा वो भी 30 मार्क्स का होगा। और ये याद रखिएगा ये दोनों डेटा रिस्पॉन्सेज एक दूसरे से लिंक्ड नहीं होते, ये दुनिया की दो डिफरेंट कहानियां होती। सही है, एंड देयरफॉर आपके पॉइंट्स इन दोनों डेटा रिस्पॉन्सेज से मैच कर सकते हैं, क्योंकि एक्सक्लूसिव बिजनेसेस होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं। तो इसमें हम ये नहीं कहते कि जी आपने ये वाला पॉइंट और डेटा रिस्पॉन्स 1 में लिखा हुआ था, ये डेटा रिस्पॉन्स 2 में क्यों आ गया, भाई उसकी भी कंडीशन हो सकती है, वो भी बिजनेस है, ये भी बिजनेस है। इसलिए वी आर जस्ट, it's not like कि we should be doing this कि हम जो एक डेटा रिस्पॉन्स से बात कर रहे हैं वही दूसरे डेटा रिस्पॉन्स से बात भी करेंगे। इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन डिफरेंट फेंका होगा। लेकिन अगर मैं अपने आंसर डेटा रिस्पॉन्स 1 के अंदर अगर मैं एम्प्लॉय की मोटिवेशन के बारे में बात कर रहा हूँ और एक पॉइंट मेरा इस तरह से जनरेट हो रहा है और मैं उसको इवेल्युएट करते हुए एम्प्लॉय मोटिवेशन की बात कर रहा हूँ, तो मैं दूसरे डेटा रिस्पॉन्स से किसी क्वेश्चन के अंदर मैं दोबारा एम्प्लॉय मोटिवेशन की बात कर सकता हूँ, उसमें कोई मार्क डिडक्ट नहीं होगा। अब होता क्या है कि जब बच्चा आंसर क्वालिटी, मैं पहले अभी सिर्फ आंसर क्वालिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, जब एक बच्चा अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जब वो एक 30 मार्क्स का अटेम्प्ट जो है वो एक अच्छे गिवन टाइम में करने से ज्यादा टाइम में करता है। ठीक है, यानी इसका एक सर्टेन टाइम स्पैन होता है, तो उस टाइम स्पैन से ज्यादा में करता है, तो होता है इस तरह से कि देयर आर न्यूमरस चांसेस कि बच्चे पहले डेटा रिस्पॉन्स के अंदर दे बेसिकली स्कोर 24 to 26 आउट ऑफ 30। सही है, ये स्कोर आमतौर पे नजर आ रहा होता है हम लोगों को पहले डेटा रिस्पॉन्स में, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छा लिखते हैं, पहले टाइम पे लिखते हैं, फ्रेश होते हैं, पहले टाइम में लिखते हैं, टाइम ज्यादा लेते हैं, अच्छी क्वालिटी डेवलप करते हैं, एंड दे बेसिकली हैव अ वेरी गुड स्कोर जिसके अंदर हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है ये सारी के सारी हमारे पास 24 to 26 का स्कोर आमतौर पर हमें नजर आता है मेजोरिटी। मकसद ऐसे तो बच्चे होते हैं जो पहले डेटा रिस्पॉन्स से ठंडे पड़े हुए होते हैं, उसी में 1 या 2 नंबर ले रहे होते हैं, लेकिन ये देखा जाता है। अब होता ये है कि ये जो उनका पूरा टोटल नेट स्कोर है ना, जो उन बच्चों का नेट स्कोर जो आता है वो नेट स्कोर बेसिकली 60 में से जो है वो बहुत ज्यादा नहीं आता, क्योंकि उनका पहले डेटा रिस्पॉन्स जो टाइम है वो बहुत ज्यादा स्पेंड हो चुका है। तो देयरफॉर जो दूसरा डेटा रिस्पॉन्स होता है ना, दे आर अनएबल टू स्कोर हाई। सही है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे ईदर स्कोर लाइक 10 to 12 का स्कोर जो है वो दूसरे डेटा रिस्पॉन्स से अचीव करते हैं। एक तो ए पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता, दूसरी बात वो रश करते हैं, जब वो रश करते हैं तो वो अप्लाई नहीं करते, और जब अप्लाई कर रहे होते हैं तो उनको याद नहीं रहता कि मैंने अप्लाई नहीं किया हुआ, उनको जस्ट क्वेश्चंस निपटाने होते हैं। तो बाय द एंड ऑफ द गेम जब हम इस टोटल का पूरे का जो हम देखते हैं, तो डेटा रिस्पॉन्स का पेपर जो है ना, ये 60 मार्क्स का। ठीक है, तो उसमें जो हम लोगों को आमतौर पर स्कोर्स नजर आते हैं, जो बच्चों के नंबर्स गिर रहे होते हैं, वो इसलिए गिरते हैं क्योंकि हमारे पास जो टोटल नेट स्कोर आ रहा होता है वो 34 से लेकर 36 तक के, 38 के दरमियान आ रहा होता है। ठीक है, और उसमें भी बच्चा आमतौर पे
जो है वो डिफरेंस भी कर सकता है। अब ये मैं एक ऐसे बच्चे की बात करूं जिसको जिसको वाकई आता हो लेकिन टाइम मैनेजमेंट ना हो, सही है, तो वो पहले डेटा रिस्पॉन्स इतना करता है। लेकिन आमतौर पर होता क्या है कि सिंस बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता ही नहीं है कि ये डेटा रिस्पॉन्स के अंदर हमें चीज को लिखना किस तरह से, सो अब ये वो बच्चा है, ये वाला जो स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट के पास टाइम मैनेजमेंट का इशू, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट इशू है इसके साथ, सही है। अब दूसरा बच्चा जो है जिसने क्वालिटी ऑफ आंसर को वो किया हुआ है, ठीक है, जो इसके साथ जो इसका जो इशू है, दूसरा जो स्टूडेंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसके साथ इशू ये आ गया है कि वो जो है वो क्वालिटी ऑफ आंसर को वो कॉम्प्रोमाइज कर, सही है, ये इस चीज को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। उसका जो पहला जो स्कोर नजर आ रहा होगा, सही है, जो क्योंकि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज की भी हो, जल्दी जल्दी काम करता है, इस तरह के स्टूडेंट्स के जो है, अगर मैं फर्स्ट वाले स्टूडेंट की बात करूं, या अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट एक्स की बात कर रहा हूँ, या स्टूडेंट वाई की बात कर रहा हूँ, तो स्टूडेंट वाई पेपर कंप्लीट करके निकला, स्टूडेंट एक्स का पेपर कंप्लीट नहीं है, लेकिन स्टूडेंट वाई का पेपर कंप्लीट होगा, क्योंकि वो क्वालिटी को डिटोरिएट करता है, वो क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करता है, वो टाइम मैनेजमेंट के अंदर नहीं कर रहा, वो कह रहा है ऐसी की तैसी क्वालिटी के मैंने बस पेपर कंप्लीट करना है, तो उसका टाइम में पेपर हो जाएगा, सही है। तो उसका जो आमतौर पे जो स्कोर नजर आता है उस तरह के स्टूडेंट्स का, ये 10 to 12 स्कोर जो है उनका पहले डेटा रिस्पॉन्स में आ रहा होता है, क्योंकि उन्होंने क्वालिटी डिटोरिएट की होती है, और सेम सिंस दे हैव नो आइडिया हाउ टू मेंटेन और रिटेन द क्वालिटी, तो उनके पास दुनिया जहान का टाइम होता है, दे स्टिल स्कोर द सेम इन द सेकंड डेटा रिस्पॉन्स। सो ये जो आपके पास स्कोर आया है, ये स्कोर एक स्टूडेंट एक्स का आया है, जबकि ये स्कोर जो आया है, जो कि 20 से लेकर 24 के दरमियान जो आया है, ये स्कोर जो है ये स्टूडेंट वाई का है। और ये दोनों स्टोर उसको ऐसे नहीं है जो कि आपको कह सकते हैं कि वाकई आपका ग्रेड बढ़ाएंगे, ठीक है। अब आपका पेपर वन के अंदर अच्छा ग्रेड आया हुआ है या नहीं आया हुआ, ये ग्रेड अब आपका लेके बैठ जाएगा, ये दोनों स्टूडेंट्स का ग्रेड लेके बैठ जाएगा, सही है। हमें ये देखना है कि किस तरह से वी मस्ट इंश्योर कि हमारे पास टाइम मैनेजमेंट हो सके। अब टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस हैं जिसमें हमारे पास स्टूडेंट को बहुत अच्छा करने के मूड में होगा नहीं, बहुत अच्छा स्कोर करता हुआ नजर नहीं आएगा, ठीक है। और इन दोनों के लिहाज से इनको यही लगेगा कि यार हमने तो बहुत अच्छा किया, बट इट टर्न आउट टू बी अ बैड सिचुएशन, या हम लोग काम उतना अच्छा नहीं कर सके, हेंस हमारा स्कोर नहीं आ सका। अब इस चीज को देखने के लिए ये याद रखिएगा कि आपके पास जो ये टाइम मैनेजमेंट वाला जो इशू है, इसको जरा समझने की बात करें, और इसके लिए आपको अपने डेटा रिस्पॉन्सेस को 45 मिनट्स फॉर ईच डी आर फिक्स करना। अब आप लोगों की प्रैक्टिस जो है वो किस चीज से बेस करती है? आप लोगों की प्रैक्टिस बेस करती है द नंबर ऑफ डेटा रिस्पॉन्सेस यू डू, नहीं, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू अटेम्प्ट, नो, द नंबर ऑफ कैलकुलेशंस यू प्रिपेयर, ना। आपका असल प्लान ये है कि क्या आप गिवन टाइम में एक डेटा रिस्पॉन्स कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं। द ड्रिल इज द रियल ड्रिल is to ensure कि 45 minutes के अंदर reading the passage, understanding it and attempting all the questions is possible or not. If that is possible, that is how you have to practice your paper 2. पेपर वन के अंदर ऐसी कोई बातें थी नहीं, सही है, उसमें आपका कंटेंट के ऊपर बात थी, लेकिन यहाँ पर टाइम कंस्ट्रेंट के साथ बात हो रही है, और टाइम कंस्ट्रेंट के साथ बात होने का मतलब ये कि थिंग्स आर रियली रियली सीरियस, ठीक है। और ये है भी 60 मार्क्स का पेपर, तो इसमें आप ज्यादा स्कोर भी कर सकते हैं और बहुत बुरा भी कर सकते हैं। और ये प्लीज जहन में रखिएगा, मैं हमेशा हर जगह पे कहता हूँ कि डेटा रिस्पॉन्स वाले पेपर के अंदर, इवन इन पेपर वन और इवन इन पेपर थ्री एज वेल, आई बिलीव कि आपको 100% नंबर मिल सकते हैं। अब वो आप लेना नहीं चाहते, या कोई भंड मार देते हैं, या कोई आप बेवकूफी कर देते हैं, या टाइम कंस्ट्रेंट होता है, या कुछ भी, अगर वो आप नहीं कर पाते, ये आपका पर्सनल वो है, मैटर है, लेकिन एग्जामिनर इज रेडी टू गिव यू 200 में से 200 मार्क्स, सही है। अब ये आप पर है कि आप कितने मार्क्स लेने के लिए, सही है। तो ये चीज अगर आपको किसी टीचर ने बताई हुई है, या किसी तरह से आपको उड़ती उड़ाती सुनने में आया है कि भाई नंबर तो पूरे नहीं आते, तो गलत है। नंबर पूरे आ सकते हैं, आप लेने वाले बन, ठीक है, क्योंकि दे नो कि किस तरह से चीजें स्ट्रक्चर हो रही है, किस तरह से इनको करना है, ठीक है, दे नो। अच्छा, देयरफॉर जब ये आपके पास 45 मिनट्स का एक डेटा रिस्पॉन्स है, इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि अब आपको ये डेटा रिस्पॉन्स वन जो है इसको भी 45 मिनट्स में कंप्लीट करना है, सो दैट आपके पास इस डेटा रिस्पॉन्स के लिए भी 45 मिनट्स बचे, एंड यू शुड बी ट्रेन्ड इनफ कि आप 45 मिनट्स में दूसरा डेटा रिस्पॉन्स भी कंप्लीट कर सकते,
ठीक है। और इस चीज के लिए अब जो चीज समझने वाली है वो ये है कि इस 45 मिनट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ठीक है, ठीक है। अब ये बात हम लोगों ने करनी है किस तरह से इस चीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन इज इंपॉर्टेंट। देयरफॉर आपके पास दो चीजें हो। नंबर वन, आपके पास होती है रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, और दूसरा आपका होता है आंसरिंग। सही है। ठीक। अब ये चीज ध्यान में रखना कि जब आपकी बात आती है रीडिंग के लिहाज से, तो यू हैव ऑल द टाइम इन दिस वर्ल्ड के आपने उस डेटा रिस्पॉन्स को 5 मिनट के अंदर अंदर पढ़ना। मैक्सिमम टाइम इज 5 मिनट्स। 5 मिनट से कम का टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है, और 5 मिनट से कम में अगर आपने पढ़ लिया है, दैट इज अ सुपर सिचुएशन। ठीक है, सुपर सिचुएशन। पढ़ना भी है और अंडरस्टैंड भी करना है, सो दैट यू अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ द केस स्टडी। वैसे आज तक मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, 2 मिनट से 2.5 मिनट्स आर इनफ टू रीड द पैसेज। लेकिन टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट यू माइट नीड अ मिनट और मोर, तो कि आप उसको जाकर रिविजिट करें और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको आप हाईलाइट कर लें, सो दैट व्हेन यू आर रेफरिंग बैक तो आपको पता हो कि आपने कहां से क्या बात करनी है। ठीक है, तो 5 मिनट आर इनफ। ठीक। और 5 मिनट के बाद आपके पास दूसरे जो बाकी सेक्शन, जो ए पार्ट और बी पार्ट जो मैं बात कर रहा हूँ आंसरिंग द क्वेश्चंस की, इसके लिए आपके पास बच जाता है 40 मिनट्स। ठीक है, और 40 मिनट्स का मतलब ये है कि आपको अब 40 मिनट्स में करना है 30 मिनट्स से 30 मार्क्स का काम। सही है। अच्छा, अब ये चीज ध्यान में रखें। सही है। सो इस चीज को जहन में रखना है कि आपके पास जो मार्क्स हैं वो 30 हैं, मिनट आपके पास 40 है। इसका मतलब ये है कि यू शुड बी एबल टू सम हाउ मैनेज द टाइम वेरी केयरफुल। अब पेपर वन के लिहाज से हमारे पास सेक्शन ए भी होता था, सेक्शन बी भी होता था। हम सेक्शन ए में 35 लगाते थे, वहां 40 लगाते थे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये काम हो सकता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं। यहाँ पर अगर एक डेटा रिस्पॉन्स के लिए 45 है ना, तो दूसरे के लिए भी 45 ही है। तो इसलिए आपने अगर एक को 45 में कर लिया तो दूसरे के लिए 45 का टाइम बच जाएगा। लेकिन अगर आप पहले को डेटा रिस्पॉन्स को ही आपने अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं, अगर आपने उसको भी 45 मिनट्स में नहीं किया, ज्यादा में किया, तो दूसरे में टाइम ही नहीं बचेगा। जो टाइम नहीं बचेगा तो फिर आपका सब चीजें मैसअप हो जाएंगी। सही है। सो इस चीज को प्लीज छोड़ दें। ठीक। अच्छा, अब हमारे पास जो एक डेटा रिस्पॉन्स होता है, उस डेटा रिस्पॉन्स के अंदर ठीक है, हाँ क्वेश्चन आंसर। अब ये चीज ध्यान में रखना, जो क्वेश्चन सेट करने का तरीका है वो कुछ मोर और लेस इट्स लाइक द सेम थिंग वाली कहानी। और इसमें कोई इतना ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है। अच्छा, होता क्या है इसके अंदर कि आपके पास पार्ट ए का 1 आएगा जो डिफाइन के साथ आता है। सही है, और ये आपके पास 2 मार्क्स का होगा। सही है। टू जो है, इसमें थोड़ी सी वेरिएशन आ जाती है, कभी ब्रीफली एक्सप्लेन आ जाता है, कभी डिस्टिंग्विश आ जाता है, कुछ तरह की चीजें। तो ये एक्सप्लेन के लिहाज से वर्ड आ रहा होता है। सही है, और ये होता है 3 मार्क्स का। ठीक है। पार्ट बी जो है वो मेजोरिटी ऑफ द टाइम कैलकुलेशन है। एक आध दो पेपर ऐसे हैं जिनमें पार्ट बी टू के अंदर कैलकुलेशन दी है, लेकिन बात फिर में आती या तो ये 3 मार्क्स का होगा। सही है, या ये 2 मार्क्स की। सही है, या 3 मार्क्स या 2। ठीक है। और पार्ट टू जो है इसका, वो आ जाता है एक्सप्लेन के साथ, एक्सप्लेन 1 फैक्टर। सही है। और वो होता है, अगर तो 3 मार्क की कैलकुलेशन आएगी तो ये आएगा 3 मार्क का। सही है। और अगर ये 2 मार्क की कैलकुलेशन आएगी तो ये आएगा 4 मार्क्स का। ठीक है।
देन हमारे पास पार्ट आता है सी, और उसके साथ कीवर्ड हमेशा लिखा होता है एनालाइज। और ये याद रखना कि इस एनालाइज के अंदर जो है हमेशा आपको स्पेसिफाई कर दिया जाता है कितना एनालाइज करना है। ये आपको बकायदा बताएगा, एनालाइज वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज, एनालाइज टू मेथड्स, एनालाइज टू वेज। ये हमेशा वर्ड दो के साथ चलेगा। ये वन एडवांटेज वन डिसएडवांटेज करके भी टू कर सकता है, और ये जो है खुद मुंह से भी कह सकता है कि जी आपने दो लिखने हैं। याद रखना इसमें हमेशा दो की ही बात की जाएगी। जैसे आपके पास सेक्शन इसमें इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमेशा वो आपसे वन के बारे में बात करें, ठीक है, एक्सप्लेन वन बाई, ठीक है। और एनालाइज के अंदर हमेशा जो है यहाँ पर आपके पास वन की बात की जा रही होगी हमेशा, ठीक है। और यहां पर हमेशा याद रखना हमेशा हमेशा टू की बात की जाती है, सही है, कभी भी दो से ज्यादा की बात नहीं। और ये जो है ये आपका होता है 8 मार्क्स, ठीक है। और तीसरा जो क्वेश्चन आता है डी पार्ट जो आता है, सही है, वो आपके पास आता है डिस्कस के साथ या इवैल्यूएट के साथ या रिकमेंड के साथ, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आता है ये आता है 11 मार्क्स का, सही है। अब ये याद रखना कि ये जो 2 मार्क का क्वेश्चन है ना, इसको 2 मिनट्स में ही, इसको 2 मिनट में ही होना है। इसके लिए आपके पास 2 मिनट से, सही है। और इस क्वेश्चन के लिए आपके पास 3 मिनट ही है, सही है। और इसके लिए जितने मार्क्स हैं उतने मिनट, या तो 3 मिनट आपके पास है, सही है, या आपके पास 2 मिनट, सही है। और या तो यहां पर आपके पास 3 मिनट है या आपके पास 4। यानी अगर मैं इन दो क्वेश्चंस की बात करूं, ठीक है, सही है, इन दो क्वेश्चंस की बात करूं यानी पार्ट ए एंड पार्ट बी के लिहाज से, यू हैव 11 मार्क्स, सही है। और उनको आपने कितने मिनट में करना है? 11 मिनट्स में ही करना है। इससे जल्दी हो जाता है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन इसमें ही करना है। मैक्सिमम टाइम स्लॉट यही है, इससे ज्यादा का आपके पास टाइम नहीं है। आपको उससे ज्यादा टाइम जो है वो आपने इन्वेस्ट करना है इन अदर क्वेश्चंस, ठीक है। अब आपके पास टोटल जो मिनट्स थे वो थे 45, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन बनी क्या? अब इक्वेशन ये बनी हमारे पास कि हमारे पास जो है वो 45 का टाइम था, सही है। उसमें से मैंने 5 मिनट तो माइनस कर दिए किसी चीज के रीडिंग के, और उसके बाद मैंने 11 मिनट माइनस कर दिए पार्ट ए और पार्ट बी का, ठीक है। ये जो मेरे पास 5 है ये हो गया रीडिंग का, ये जो 11 मिनट्स हैं ये हो गया मेरे पास पार्ट ए और पार्ट बी का। तो टोटल मेरे पास 16 मिनट्स जो है वो जाया हो, ठीक है, खत्म हो गया मेरे पास 60 मिनट्स, गॉन विद द विंड, ठीक है। अब इस 16 मिनट्स के बाद मेरे पास बचे कितने? मेरे पास बचे सिर्फ और सिर्फ 20 16 और 29 मिनट्स, या 29, सही है। तो मेरे पास जो टोटल टाइम बचा है दैट इज 29 मिनट्स में, और इस 29 मिनट्स के अंदर अब मुझे बाकी क्वेश्चंस को देखना है, सो दैट मैं अपने आंसर्स के अंदर एक स्ट्रक्चर मेंटेन कर सकूं, एक अच्छी क्वालिटी मेंटेन कर सकूं, सो दैट मुझे मसला ना हो फाइनली वो करने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास इन, फिर मेरा बचा कितना? 29 मिनट्स बच गए, सही है। अब इन 29 मिनट्स में से याद रखना कि आपके पास जो 29 मिनट्स का जो स्लॉट है, सही है, इसमें आपके पास 12 मिनट जो है, सही है, 12 मिनट जो है वो आपके पास है सही है, ये आपके पास आ गए फॉर 8 मार्क, यानी कि इसका जो मल्टीपल बना वो 1.4 का मल्टीपल, एंड रिमेनिंग जो आपके पास 17 मिनट्स हैं, सही है, वो आपके लगेंगे इस पर्टिकुलर पार्ट डी के ऊपर। तो आपके मैक्सिमम टाइम, ये मैंने मैक्स टाइम्स आपको सेट कर दी, आप इसे जल्दी कर लेते हैं बड़ी अच्छी बात, सही है। लेकिन ये याद रखिएगा कि जो कैलकुलेशन है अगर आपको आती है ना, तो उसमें आपको ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं, मिनट एक के अंदर हो जाती है, 3 मिनट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। डेफिनेशन अगर आपको आती है तो बड़े आराम से देन एंड देयर यू स्ट्राइक इट एंड यू गेट द मार्क्स,
ठीक है, तो इसमें कोई फर्क आता नहीं है। तो ये चीज प्लीज ध्यान में रखना कि जब कभी भी आपके पास ये पूरा, ये डेटा रिस्पॉन्स 1 के लिहाज से मैंने बात की है, इवन दिस इज द सेम थिंग फॉर डेटा रिस्पॉन्स 2। ठीक है, तो अब ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपका जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, आपके सामने हर चीज का नंबरिंग, टाइमिंग आपके सामने है। ये मैंने टाइम मैनेजमेंट की बात कर ली। इफ यू गो विद दिस टाइम स्पैन, आपकी प्रैक्टिस अब किस चीज पे बेस कर, आपकी प्रैक्टिस नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे बेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बात की बात है। टाइम मैनेजमेंट करना लाजमी है। आप 50 क्वेश्चंस करो, सही है, और आप टाइम मैनेज ना कर सको तो क्या फायदा है। ठीक है, आपने 2020 और 2021 के सारे वेरिएंट्स के जो भी क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, मेरा अगर आप पूछो तो मैं कहता हूं मैं 2020 और 2021 के, यानी 2020 के जो है तकरीबन 7 पेपर्स हैं, 2021 के 8 पेपर्स हैं, मिला के 15 डेटा पेपर्स आ जाते हैं। तो इन 15 का अगर आप पूरा कर लें तो आपका तकरीबन 80 to 90% कोर्स कंप्लीट हो ही चुका होता है। मैं पेपर 2 की बात कर रहा हूं, सही है। देयरफॉर आपने अगर टाइम मैनेज करके नहीं लिखा तो आपकी प्रैक्टिस का कोई वो नहीं है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बाय द टाइम जब आप सीआई में पेपर देने के लिए बैठोगे ना, उस पर्टिकुलर टाइम में आपके पास कंटेंट होगा, टाइम नहीं होगा। तो उस कंटेंट का फायदा है कि जिसमें टाइम नहीं। आपको टाइम बेस्ड कंटेंट डेवलप करना है और इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना लाजमी है। दिस इज द की मोस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू हैव विथ यू फॉर पेपर 2 इज टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये टाइम को मैनेज करना लाजमी है। सेम गोज विद डेटा रिस्पॉन्स 2, सही है। अब देखना ये कि हमारे पास जो ये 2, 3 और फिर 8 मार्क और फिर 11 मार्क का जो क्वेश्चन होता है वो किस किस तरह से हमें स्ट्रक्चर करना होता है, उसके लिहाज से हमें क्या जरूरत है, सही है। अब हम लोग क्वालिटी की बात कर ले, भाई अगर मुझे क्वालिटी लेकर आनी तो हाउ टू प्रोड्यूस क्वालिटी। ठीक है, ओके। अब आपके पास पार्ट A1 आ गया। अगर आपसे बात की जाती है डिफाइन की, ठीक है, तो ये याद रखिएगा अगर आपसे वर्ड डिफाइन की बात की जा रही है और जो आपसे वो क्वेश्चन कह रहा है वो 2 मार्क्स का है, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा कि आपने अपने जो भी कोई टर्म, अच्छा ये भी याद रखना कि डिफाइन के साथ जो है लाइन नंबर आइडेंटिफाइड होता है, तो यू हैव टू रेफर बैक टू दैट आइडेंटिफाइड लाइन एंड यू हैव टू like bring some contextual definition as contextual link कि आपको उसको या तो उसको रिफ्रेश करें या उसको समझा दें, उस लाइन को समझा दें, so that you get another mark. So always remember वो लाइन नंबर रेफरेंस इसलिए करता है क्योंकि at times for example अगर मैंने बात की है कि एक टर्मिनोलॉजी आ जाती है डिफाइन द टर्म प्राइसिंग स्ट्रेटजी, ठीक है, डिफाइन द टर्म प्रमोशन, सही है। अब वो प्रमोशन लिखा हुआ आ गया, अब आपसे पूछा जा रहा है, ठीक, या आगे के जी एडवर्टाइजिंग, डिफाइन एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग उस डेटा रिस्पॉन्स के अंदर 2 जगह इस्तेमाल, एक जगह इस्तेमाल हुआ है जहां पर वो कंपनी की एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात हो रही है और दूसरी जगह पे वो इस्तेमाल हुआ है कॉम्पिटिटर की एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात हो रही है, सही है। लाइन नंबर्स डिफरेंट है दोनों, भाई एक लाइन नंबर 4 में है, एक लाइन नंबर 16 के अंदर है, वर्ड एडवर्टाइजिंग इस्तेमाल हुआ, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा गया डिफाइन द टर्म एडवर्टाइजिंग। अब वो लाइन नंबर 4 के लिहाज से बात करना फॉर एग्जाम्पल, तो वो तो आपके बिजनेस की है ना, तो जब आप उसे एग्जाम्पल समझाने शुरू करोगे जो कि जरूरत है, तो आप उसी कॉन्टेक्सुअल लाइन को लेकर ही उसको बताओगे भाई किसकी एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात की, इंस्टेड के आपने अगर एग्जाम्पल के अंदर आपने कॉम्पिटिटर के एग्जाम्पल बना के दे दी या उसे पूछा कि जी एडवर्टाइजिंग ब्रैकेट लाइन नंबर 16, अब लाइन नंबर 16 में बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट से बात नहीं हुई, अब यहाँ बात हो रही है वो जो आपका राइवल है, कॉम्पिटिटर है, उसकी एडवर्टाइजिंग की बात हो रही है, तो उसकी एग्जांपल बनानी पड़ेगी। तो दैट इज द रीजन व्हाई लाइन नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उन लाइन नंबर्स के लिहाज से चीजें जो है आपके मार्क्स वहां जाया होते हैं। देयरफॉर आपको सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग देनी है विच इंक्लूड्स, ठीक है, की टर्म की आपको अंडरस्टैंडिंग देनी है और साथ साथ आपको लिंक, इसको हम कहते हैं
ठीक है, एग्जाम्पल फ्रॉम गिवन केस, केस गिवन, ठीक है। अब अगर आप ये काम करते हैं तो ये आपको मिल जाता है 1 नंबर, ठीक है, और ये आपको मिल जाता है 1 नंबर। दिस इज बेसिकली हाउ इट इज स्टार्ट, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास आया था पार्ट बी, पार्ट A2, ठीक है, जो आमतौर पे कीवर्ड एक्सप्लेन के साथ चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपने सबसे पहले, अच्छा ये एक्सप्लेन के साथ का पॉइंट ये होता है कि इसमें आमतौर पर बच्चा डेफिनेशन से स्टार्ट, explain why it is important, explain the term emotional intelligence, ये सब for 3 marks। तो इसका मतलब ये है कि क्या मुझे वहां पर डिफाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर आपसे तो पूछा है explain the advantage of this, तो state the advantage and explain, सही है। लेकिन state the term के लिहाज से, वही explain the term के लिहाज से आता है, फिर आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको you have to either define, ठीक है, या state the point। अगर ये दोनों के यहाँ से बात है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन के ऊपर है, क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन द टर्म पूरे एक्सप्लेन, ये भी पूछा जाता है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल ग्रोथ, या ये पूछा एक्सप्लेन द टर्म इंटरनल ग्रोथ। अब एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल ग्रोथ, तो मैं स्टेट पॉइंट, इसके एडवांटेज नंबर 1 लिखकर आगे चलना शुरू कर दूँ, अब मैं इंटरनल ग्रोथ को डिफाइन नहीं कर रहा, सही है। लेकिन मुझसे पूछा एक्सप्लेन द टर्म इंटरनल ग्रोथ, तो डेफिनेटली मुझे फिर इंटरनल ग्रोथ को पहले डिफाइन करना पड़ेगा, फिर मुझे आगे जाना, ठीक है। Then you have to give example, और ये example has to be from the case, ठीक है, प्लस, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज है, इसके अलावा आपके पास आएगा एक्सप्लेनेशन, यानी इफेक्ट या इम्पैक्ट ओवर द बिजनेस। व्हेन आई से ना बिजनेस, तो इसका मतलब ये है कि आई एम टॉकिंग अबाउट द केस स्टडी, ठीक है। यानी बिजनेस का मतलब ये है कि अब आपने केस स्टडी वाले बिजनेस से रिलेट करके बात करनी है, इसके अलावा कोई दुनिया का केस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इस चीज का, इस पूरे का हमारे पास 1 नंबर है, सही है। इसका 1 नंबर एग्जिस्ट कर रहा है और इसका 1 नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका नंबर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। देन आपके पास आ गया पार्ट बी, कैलकुलेशन, सही है। और कैलकुलेशन अगर आपके पास 2 मार्क की भी हो सकती है, वो 3 मार्क की भी हो सकती है, कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो। याद रखिएगा इसमें फॉर्मूला लिखने का 1 नंबर हो, सही है। वर्किंग का एक और नंबर होता है, और फाइनल आंसर का एक और नंबर, सही है। आमतौर पे एग्जामिनर भी एक बात करता है कि आपका बस आंसर आ जाए, आपको नंबर हम दे दें, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको क्लियरली बता सकता हूँ कि ये चीज एग्जामिनर्स के दरमियान डिफर करती है। बाज एग्जामिनर्स सिर्फ राइट आंसर को देखते हैं और नंबर देते हैं, बाज टीचर्स जो हैं, एग्जामिनर्स जो हैं, वो वर्किंग ऑफ फॉर्मूले को भी देखते हैं। एंड सिंस यू नेवर नो कि आपका जो एग्जामिनर है वो कौन सा, किस तरह का एग्जामिनर होगा, हो सकता है आपका एग्जामिनर जो है वो सिर्फ फाइनल आंसर देखता हूँ, ठीक है, या हो सकता है आपने सिर्फ फाइनल आंसर लिखा हो, कहता वर्किंग तो तुमने की नहीं है, तुमने छापा तो नहीं किसी से। तो ये वाली चीजें जो है ना, इसलिए जरूरी है कि आप जब आंसर कर रहे हो तो इसमें ये तीनों चीजें इस्तेमाल कर लें। अगर आपका क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क का है तो ये 1 नंबर का होगा, ये 1 नंबर का होगा, ये 1 नंबर, सही है। जब आपके 2 मार्क का है, जब ये 2 मार्क के लिहाज से है, तो ये याद रखिएगा कि ये फॉर्मूला तो 1 ही नंबर का है, सही है। 0.5 आपके पास वर्किंग के हैं, 0.5 आपके पास। अब आप कहोगे सर 0.5 नंबर मिलते हैं, हाँ मिलते हैं, आपको फाइनल नंबर नहीं मिलता, फाइनल जो नेट स्कोर जो होता है वो 0.5 में नहीं होता, लेकिन पार्ट में या किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप 0.5 सक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। वो एग्जामिनर के ऊपर है कि वो उसको इस्तेमाल कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन आई डू बिलीव कि दे डू इट, क्योंकि आई हैव
discuss this thing with few examiners जो फाइनल पेपर एग्जामिनेशन चेक करते हैं, since I have contact with them, तो मैंने उनसे न्यूमरस टाइम इस बारे में बात की है कि क्या आप इस तरह से स्कोर करते हैं। कहते हैं हमें इस तरह के एग्जामिनर्स मिलते हैं जिन्होंने 0.5 पे स्कोर किया होता है। ऐसा नहीं है कि nobody is doing this, there are examiners जो करते हैं, ठीक है। और फिर उनको बकायदा हम नेट टोटल करते हैं, अगर नेट टोटल करने के बाद 0.5 में आ रहे होते हैं तो फिर यानी कि 29.5 आ रहा है या 31.5 आ रहा है या 34.5 आ रहा है तो या 44.5 आ रहा है तो फिर हम उसको 0.5 को नेक्स्ट नंबर में कन्वर्ट करते हैं, सही है। अब जो दूसरी चीज है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपके पास अगर हम पॉइंट इसके बाद दूसरे वाले लिहाज से बात करें, ठीक है, तो ये आपके पास या तो 4 नंबर का होगा या 3 नंबर का होगा, ठीक है। अब इसके अंदर याद रखना कि जब कभी भी आपके पास 4 नंबर की बात आ रही होती है तो जिस चीज का एक्सप्लेन के लिहाज से बात कर रहे हो, जो भी एक्सप्लेन करवा, एक्सप्लेन वन वे इन विच बिजनेस कैन इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, इंट्रोड्यूस लाइक जो कुछ भी हो सकता है, एक्सप्लेन वन रीजन व्हाई टू डू इट एंड सो ऑन एंड सो, ठीक है। तो याद रखना कि सेफेस्ट तरीन चीज जो है, सेफेस्ट ऑप्शन जो है, इज टू स्टार्ट विद द डेफिनेशन एंड गेट वन स्कोर। अगर डेफिनेशन एग्जिस्ट कर सकती है तो 100 बिस्मिल्लाह जरूर डालें एग्जाम, ठीक है, डेफिनेशन जरूर डालें जिस टर्म के बारे में उसके बारे में पूछा जाए, ठीक है। उसके अलावा आपको पॉइंट देना है, सही है। पॉइंट के बाद आपने उसकी एग्जांपल फ्रॉम केस करनी है, सही है, एंड देन आपने उसकी एक्सप्लेनेशन दी, यानी आपने उसका इफेक्ट बताना है या आपने उसका इंपैक्ट बताना है ओवर द बिजनेस। ठीक है, ये भी इस तरह से स्टार है, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और आपके यहाँ पर जो मार्क्स हैं वो भी इस तरह से डिफाइन हो रहे होंगे कि ये आपके पास एक है ऑप्शनल, ये आपके पास एक स्कोर है, ये आपके पास एक स्कोर है, ये आपके पास एक स्कोर है। तो ये चीज जो है ना, ये 4 वाला, ये ठीक है। तो कोशिश करें कि अगर आप डिफाइन कर सकते हैं दैट्स विल एंड गुड, सही। एंड देन हमारे पास आता है पार्ट सी। पार्ट सी के अंदर हमारे पास चीज जो है दैट इज द कीवर्ड ऑफ एनालाइज, सही है। और इसमें हमेशा क्या चीज आएगी, एनालाइज टू, ठीक है। और एनालाइज टू का मतलब क्या है कि आपको दो फैक्टर्स को एनालाइज करना होगा, दो एडवांटेजेस होंगे या दो डिसएडवांटेजेस होंगे, दो वेज होंगी, दो मेथड्स होंगे, एक एडवांटेज या एक डिसएडवांटेज, सही है। तो ये याद रखना कि सिंस अब ये हम ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर है तो इनका स्ट्रक्चर क्या है, मैं वही पुराने वाले स्ट्रक्चर्स के लिहाज से बात करूंगा कि आपके पास जो ये 8 मार्क्स हैं, ठीक है, ये याद रखना ये जो 8 मार्क है ये 2 हिस्सों में टूटता है, 3 और 5 के अंदर, सही है। और 5 टूटता है 2 और 3 के अंदर, सही है। ये चीज ध्यान में रखना कि ये जो आपके पास 5 है, ये वाला जो 5, इस 5 को अचीव करने के लिए आपको 2 और 3 मार्क का, यानी कि आपका एक पॉइंट जो होगा ये जो है ये आपके पास पॉइंट 1 हो गया है, सही है। ये जो है ये आपके पास पॉइंट 2 हो गया है। क्या हम लोग पेपर 1 की तरह पेपर 2 के अंदर अटेम्प्ट लेकर आ सकते हैं? क्या हम लोग 3 पॉइंट लिख दें, सही है? क्या हम लोग एक से ज्यादा पॉइंट लिख दें? हमें यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है, डाउट बेनिफिट, बेनिफिट और डाउट मिल सकता है? जी नहीं। पेपर 2 के अंदर सिंस उसने क्वांटिटी आइडेंटिफाई कर दी होती है, इसलिए वो चाहता ही नहीं है कि आप उसे क्वांटिटी को डिफाई करके आप अपनी क्वांटिटी लेकर आ जाए। भाई वो कह रहा है मुझे एक एडवांटेज चाहिए, तो आप 2 क्यों लिख रहे हैं, सही है। वो कह रहा है मुझे 2 एडवांटेजेस चाहिए, तो आप 3 क्यों लिख रहे हैं? जब मैंने कह दिया कि मुझे 2 एडवांटेजेस चाहिए तो आप 3 क्यों लिख रहे हो? फिर हमारा आर्गुमेंट इसमें ये आ सकता है कि यार हमने 3 लिख दिया, जो तुम्हें 2 पसंद हो रहे हैं वो कर लो। नहीं तो मुझे, मैंने ये वाली ऑप्शन आपको उस वक्त दी थी पेपर 2 1 के अंदर, ठीक है, कि आप मुझे, यही कॉन्सेप्ट है कि आप मुझे एडवांटेजेस दे दें, मैं उनमें से जो 2 बेस्ट एडवांटेजेस होंगे उनके ऊपर मैं आपको स्कोर कर दूंगा। ये मेरी बात होती थी पेपर 1 में, 8 मार्क्स पेपर 1 के अंदर, तो उधर हम लोग करते इस तरह से थे। और ये मैंने कहा भी था कि आप 8 मार्क के अंदर जानबूझकर एक और पॉइंट लिखेंगे, ये मैंने पेपर 1 के लिए कहा था, सही है। सो दैट इन तीनों के अंदर, इन तीनों के अंदर, ये 3 जिनको मैंने अभी ग्रीन सर्कल किया है, इन तीनों के अंदर जो है
आपको देखा जा सके आपके किस में आपका अच्छा एक पैटर्न बना हुआ है, हेंस यू विल बी योर मार्क्स विल बी गिवन अकॉर्डिंगली। लेकिन पेपर 1 के अंदर तो ये चीज चल सकती है, लेकिन पेपर 2 में ये चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती। पेपर 2 में से उन्होंने क्वांटिटी कह दी है, इसी क्वांटिटी इज देयर, और आप पॉइंट 1 के साथ अब आपको इधर जो है आपको एग्जांपल फ्रॉम केस देनी है। सही है, यानी पॉइंट शुड बी like justified with something coming from the case, ठीक है, and then you have to give the explanation. सही है, and same goes over here, यहां पर भी इसी तरह से काम करेंगे। यहां पर हम एग्जांपल फ्रॉम केस करेंगे, ठीक है। बट व्हाट अबाउट दिस पर्टिकुलर 2, इस 2 मार्क को मैं कैसे हासिल करूं? इस 2 मार्क के लिए मेरे पास डेफिनेशन एग्जिस्ट करती है। सही है, तो 5 मार्क के डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है कि यू विल बी हैविंग लाइक 3 paragraphs. Paragraph 1 is for definition. Paragraph number 2 is point number 1. It's linked with the case and its explanation. And then the third paragraph is going to be just point number 2, उसका link with the case and its explanation and effect of the business. ठीक है, तो ये चीज प्लीज ध्यान में रखिएगा कि आपके पास यहाँ पर चौथा पैराग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता। You have just 3 maximum paragraphs जिसमें हमने बात करनी है। तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि इसके लिए मैक्सिमम 2 points and 3 paras. सही है, तो पैराग्राफ 1 जो है वो इसका होगा, पैराग्राफ 2 जो है वो इधर का होगा, और पैराग्राफ 3 जो है वो इधर का होगा। ये 3 पैराग्राफ्स आपके पास है, यही 3 पैराग्राफ्स मैंने यहाँ पर आइडेंटिफाई। सही है, सो अब ये चीज प्लीज ध्यान में रखना कि जब आपका काम हो रहा हो, जब आप एक स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हो, तो आपने ये चीज 12 मिनट में करनी। याद रखो 8 मार्क्स के लिए यू हैव 12 मिनट्स। अब आपको ये चीज 12 मिनट में लिखनी है। आप ज्यादा लिखोगे ना तो 12 मिनट से ज्यादा निकल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली आपको टाइम में करना है, आपको, हम कुछ कर नहीं सकते अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, then comes our last part of the question, that is our D part, which is a discuss और with recommend। सही है, या फिर वो evaluate, या फिर उसके अंदर justify। सही है, वो चीज आपको नजर आ रही होगी 11 मार्क्स। ठीक है, अब ये 11 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये देख लेते हैं, क्योंकि 11 मार्क और 12 मार्क के अंदर कोई फर्क नहीं था, सिर्फ एक चीज का फर्क था, डेफिनेशन में। ठीक है, 11 मार्क की अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन चलती है 3 और 8, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन चलती है 3 और 5, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन चलती है 3 और 2। सही है, क्योंकि इस पार्ट डी के अंदर हमारे पास कभी भी कोई क्वांटिटी डिफाइंड नहीं होती, क्वांटिटी डिफाइंड नहीं होती। सही है, दैट इज द रीजन व्हाई हमारे पास ये जो 8 मार्क वाला स्ट्रक्चर है ना, ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास 8 मार्क का बना हुआ है, ये जो 8 मार्क वाला स्ट्रक्चर है। सही है, दिस स्ट्रक्चर कैन बी डेल्ट लाइक एन 8 मार्क क्वेश्चन ऑफ पेपर 1, यानी वो हम लोगों को चॉइस दे देता है कि हम यहां पर एक 3 मार्क का एक्स्ट्रा पैराग्राफ ऐड करें, और ये 3 मार्क का एक्स्ट्रा पैराग्राफ आप जरूर ऐड करिएगा, क्योंकि दिस 3 मार्क का पैराग्राफ जो है दिस इज योर अदर इंफॉर्मेशन। और ये याद रखिएगा कि दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। सही है, तो ये जो 3 मार्क आपके पास अवेलेबल होंगे, ये जो 3 मार्क अवेलेबल हैं, ये आपके हैं अदर इंफॉर्मेशन के। सही है, अब ये जो 3 मार्क है, ये जो 3 मार्क है और ये जो 3 मार्क है, सही है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास यहां पर चलेगा पॉइंट 1, यहां पर चलेगी एग्जाम्पल फ्रॉम केस। ठीक है, फिर यहां चलेगा एक्सप्लेनेशन, और फिर यहां चलेगा हाउ एवर या देयर।
ठीक है, सेम गोज आपको इसके लिहाज से भी करना पड़ेगा, सेम गोज आपको इस तरह से, यानी कि पॉइंट 1, 2 एंड 3, ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये आपके चलेंगे फॉर 3 मार्क्स, यानी 3 पॉइंट्स आपको चाहिए 11 मार्क के अंदर कंसोलिडेटेड स्कोर करने के, एंड देन कम्स योर दिस पर्टिकुलर 2 मार्क, और ये 2 मार्क जो हैं ये बेसिकली आपके होते हैं कंक्लूजन से, कंक्लूजन में 2 चीजें आती हैं, और ये हम लोगों ने वो 12 मार्क्स से निकाल रहे हैं हम, सही है, 12 मार्क पर, और इसमें जो हमारे पास चीजें आती है दिस इज नोन एज, या तो हम लोगों को अपना या तो नहीं है, ओपिनियन प्लस रीजन, सही है, दूसरी चीज एंडिंग, ठीक है। अच्छा, एंडिंग में मैंने पेपर 1 के अंदर कहा था कि आपके पास चॉइस है कि या तो आप बिजनेस ग्रोथ को लिंक कर दें या आप बिजनेस सर्वाइवल को लिंक कर दें, यहां पर आपके पास पेपर 2 के अंदर चॉइस नहीं होती कि आप ग्रोथ या सर्वाइवल को लिंक करें। ये जो केस स्टडी है, ये केस स्टडी आपको रेफर करेगी कि क्या आपका बिजनेस जो है वो सर्वाइव करने की कंडीशन में है या ये ग्रो करने की कंडीशन, ठीक है। पेपर 1 में सिंस हमारे पास कॉन्टेक्स्ट होता नहीं था कि क्या चल रहा है उस बिजनेस, तो हम सिर्फ कह सकते हैं ठीक है यार ये ग्रो करने में मदद देगा या सर्वाइव करने में मदद देगा, इस तरह की हम बातें कर सकते हैं। लेकिन जब आपको कहानी पता है, पेपर 2 की कहानी आपको बता दी गई, तो उस कहानी का जो आपने फैक्टर रेज करना है या जो कहानी आपको डेवलप करनी है, इट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि व्हाट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इसलिए आपको ऑप्शंस के अंदर अगर चॉइस नहीं है कि ग्रोथ है या सर्वाइवल है, यू हैव टू बी वेरी कंफर्म्ड, सही है, कि आपको इस पूरी कहानी के अंदर, पैसेज के अंदर आपको ग्रोथ के वो दिखाए गए, इमेजिनेशन में ग्रोथ दिखाई गई है या इमेजिनेशन में सर्वाइवल का फैक्टर नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज प्लीज ध्यान में रखिएगा, और याद रखना कि इस पूरे 11 मार्क के आंसर के अंदर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, जो 3 पॉइंट्स को आपने लेके चलना है। एक जो है 3 मार्क का, वो आपके अदर इंफॉर्मेशन का है, और यही 3 मार्क की वैल्यूएशन जो है वो आपकी हाउ एवर्स और देयर फोर्स पे जाएगी। तो आपके पास ये जो एलिमेंट है, अगर मैं इफ आई जस्ट कैन चेंज इट टू येलो फॉर एग्जांपल, तो ये जो आपके जिनको मैं येलो कर रहा हूं, ये आपके पास इवैल्यूएशन, सही है, ये आपके पास इवैल्यूएशन, और ये आपके पास इवैल्यूएशन, तो देयर आर सो मेनी इवैल्यूएशंस यू आर डूइंग। और ये याद रखना कि जो अब जो रीसेंट क्वेश्चन आना शुरू हुए हैं, सही है, उनमें जो इवैल्यूएशन है उसको 6 मार्क का कर दिया गया। तो अगर आपका ये वाला क्वेश्चन जो है, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास इवैल्यूएशन जो है ना वो है 6 मार्क की, यानी 11 में से आपके पास जो इवैल्यूएशन है वो 6 मार्क की, या आप इसको मैक्सिमम कर सकते हैं 5 मार्क, ठीक है, या 6 मार्क है या 5 मार्क, सही है। तो इसका मतलब ये कि मार्किंग बहुत ज्यादा उन्होंने इवैल्यूएशन की तरफ देना शुरू कर दी। उसके बाद आपके पास जो एनालिसिस है, ठीक है, वो एनालिसिस जो है वो तकरीबन आपके 3 या 4 मार्क की तरफ जाता है, सही है। तो इसका मतलब ये कि एनालिसिस के भी उन्होंने स्कोर रखे हैं, लेकिन एनालिसिस का स्कोर जो है वो रिलेटिवली कम है। तो प्लीज इस चीज को ज़हन में रखना कि आपके पास जो आपकी इवैल्यूएशन है ना, उसके स्कोर्स बहुत ज्यादा कर दिए उन्होंने, ये इवैल्यूएशन के स्कोर जो बहुत ज्यादा, देयरफॉर हमारे पास ये चीज और ये चीज, ये सारी की सारी किस्में आ रही होती है, ये भी इवैल्यूएशन है, ये भी इवैल्यूएशन है, ये भी इवैल्यूएशन। हम इसलिए इतनी सारी इवैल्यूएशन करने के मूड में, ताकि हमारा स्कोर आ सके। अब इसके अलावा कुछ और भी करते रहेंगे तो लाइनें तो भरती रहेंगी, लेकिन स्कोर नहीं आएगा। और और ये याद रखो कि इस पूरे क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास कितने मिनट मैंने बताए थे, 17 मिनट्स, या तो ये चीज आपको 17 मिनट्स में स्ट्रक्चर करनी है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड राइट इन द डेफिनेशन, सही है। इस डेफिनेशन का स्कोर है ही नहीं कहीं, देयर इज नो डेफिनेशन इंक्लूडेड, क्योंकि 12 मार्क का फॉर्मूला यही था कि 11 + 1, तो 11 का तो ये स्ट्रक्चर है, और +1 करने का मतलब ये है कि आपने डेफिनेशन लिख दी। तो पेपर 1 के 12 मार्क में डेफिनेशन की जरूरत थी, पेपर 2 के 11 मार्क में डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। देयरफॉर इट इज रिक्वायर्ड कि आप जो पेपर डिस्कस कर रहे हो, जो पेपर सॉरी जो आंसर आप कर रहे हो या पेपर इन डिस्कशन, उसके जो आंसर्स हैं वो आप टाइम पर लिखें।
बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि सर हम पॉइंटर्स बना लेते हैं, पॉइंटर्स बना के आपको दिखा देंगे, कह देंगे, बता दें सर पॉइंटर सही है या नहीं है। एंड आई हैव नो आंसर टू सच क्यूरीज, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि भाई पॉइंटर सही है, मुझे क्या मालूम है वो 17 मिनट्स में या 8 मिनट्स में या 11 मिनट्स में आप कर सकते हो या 12 मिनट्स में आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। सही है, ये चीज लिखने से ही आने वाली, देयर इज नो शॉर्टकट टू दिस। ठीक है, so this is basically how your whole paper is there. So if you follow these techniques and tips and tricks, you will inshallah will be able to manage the quality of your answer, inshallah, and you will be able to manage the time as well. And if you manage these two things, that is the reason where you're going to get good 60 marks out of 60. Thank you very much. Assalamu alaikum.